देखिए अभी इसी में बात करेंगे बेटा। देखिए अभी इसी में बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला नाम आता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो सीधा सीधा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पहले वो जरूरी है जानना। मान लो सपोज करो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये चीज आपकी चल रही है क्या बेटा, अ रिलेशन कैपिटल R is defined A, that means the relation capital R is subset of A कार्टेशियन है। मतलब ये थोड़ा सा अपने दिमाग में आप जरूर रखना इस चीज को लेकर। ठीक है, तो अब सबसे पहला आता है टॉपिक बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करेंगे तो वो रिलेशन क्या होता है जरा देखिए। देखिए रिफ्लेक्सिव में बेसिकली जो डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बहुत माइनर सा होता है, उस चीज को जरा ध्यान देना। तो मैं इस चीज को ऐसे ही लेके चलूंगा, आ रिलेशन कैपिटल R is defined A if A comma A belongs to relation for every small a belongs to capital A। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। कोई बोले यार आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी में भी तो यही लिखा है, तो देखना जरा इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है, मैं ऐसे ओरल बोलूं तो इसमें डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी में खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा, किसी और के साथ नहीं हो सकता। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अपने सारे ए के वाले टर्म के एलिमेंट ए कॉमा ए बन जाए, उसके अलावा और भी कुछ आता है तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझाता हूं, पहले आप इस चीज को देखिए कि ये आपके पास एक कंडीशन दे दी गई है रिफ्लेक्सिव की, जो अपने को ध्यान रखनी है, याद रखनी है, या जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक ही चीज का सहारा लूंगा कि मैंने क्या किया है बेटा, एक एग्जांपल लिया, कोई एक ए दे रखा है, ठीक है 1 2 3। अब कोई बोले कि इसके रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे क्योंकि एक कार्टेशियन ए लोगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो मैंने कुछ ऐसे जनरली लिख दिया, एक R1 रिलेशन लिखा बेटा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। एक रिलेशन लिखा R2 जो आया 1 1 2 2। एक रिलेशन आया R3 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 1 3, ठीक है। ऐसे मैंने 3 रिलेशन लिख दिए। ये पहला रिलेशन लिखा, ये दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा। अब मुझे इसका जनरल ये बताना है कि जो पहला रिलेशन है क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन है और क्या वो रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरे रिलेशन में भी हमें वही काम करना है कि क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तीसरे में भी वही काम करना है, बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन में जाएंगे। ए के कितने एलिमेंट है बेटा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ए में तो 3 है। तो अगर हम सबसे पहले R1 की बात करें बेटा, R1 की या R1 रिलेशन की अगर हम बात करें, ये लिखा है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए और ए से मैपिंग होती है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 2, 1 का 1 के साथ, 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है भाई, ये इसका इसी के साथ होना चाहिए, इसका भी इसी के साथ होना चाहिए, इसका भी इसी के साथ होना चाहिए, किसी और का किसी और के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो क्या ये आइडेंटिटी है, तो जाहिर सी बात है दिख रहा है मुझे तो है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। अब कोई बोले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बेटा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा ए जो होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब जितने भी ए हैं छोटे छोटे
जैसे ये 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1,1 हुआ 2,2 हुआ तो रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं। जो ए के अंदर ये क्या लिखा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल ए में बिलोंग करने चाहिए, मतलब इन सब का पेयर बनना चाहिए 1,1 2,2 3,3 तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पे भी तो वही सेम चीज बन गई। इसका रिलेशन क्या बेटा 1,1 2,2 3,3। इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी भी बना रहे हैं और रिफ्लेक्सिव भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1,1 ए है जो रिलेशन के अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है, और स्मॉल ए जो होगा वो बिलोंग क्या करना चाहिए कैपिटल ए में। तो वो भी तो चीजें हो रही बेटा कि 1,1 का भी केस बन रहा है, 2,2 का भी केस बन रहा है और 3,3 का भी केस बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो पहला रिलेशन है वो आइडेंटिटी भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अब कोई बोले दूसरा, आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर दूसरे में जाए तो अगर हम देखें दूसरा में, तो ये मैं R2 रिलेशन की बात कर रहा हूं बेटा। ए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये है 2 है, ये 3 है। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है। देखो जरा 3 का 3 के साथ नहीं है, तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो बोलोगे यार दो टर्म है बट तीसरा 3,3 इसके अंदर नहीं। बट हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सारे टर्म इसके अंदर लाई करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, जो नहीं है। तो इस केस में भी क्या होगा? आइडेंटिटी नहीं होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्रॉस का मतलब नहीं है बेटा। तीसरे केस में जाते हैं। तीसरा केस क्या बोलता है बेटा? ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए चीजें, बस और कुछ नहीं है। जैसे ये 1 2 3 1 2 3 ये रिलेशन R3 है बेटा, ए और ए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। यहां तक तो बात सही है। बट इसमें मिल गया 1 का 2 के साथ भी है और 1 का 3 के साथ भी है। आप देखो क्या होगा। क्या ये आइडेंटिटी है? तो आप बोलोगे मेरे दिमाग में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था जब आइडेंटिटी बताया था, तो बोला था 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। मतलब किसी का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई 1 दो लोग के साथ और रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आइडेंटिटी तो नहीं है। अब क्या रिफ्लेक्सिव है? तो पहले हम ये देखेंगे ये तीन टर्म के पेयर बन गए क्या? तो हम बोलेंगे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, बस खत्म। इसके अलावा कुछ भी आए अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। इस टाइप की कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक का रिलेशन एक से ज्यादा लोगों के साथ है। और रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं। रिफ्लेक्सिव सिर्फ ये देखेगा कि अपने के साथ होना चाहिए, उसके अलावा अपने का किसी और के साथ भी हो तो भी वो चला लेता है काम। तो इस केस में क्या है? 1,1 2,2 3,3 आ गया, 1,2 भी आ जाए या 1,3 भी आ जाए या 1,5 भी आ जाए, रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिफ्लेक्सिव को फर्क किसमें पड़ता है कि ये तीन टर्म जो हैं वो आपके बनने चाहिए। तो यहां पे बेटा रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। तो पहले रिलेशन में क्या होगा? दोनों होंगे, दूसरे रिलेशन में दोनों नहीं होंगे और तीसरे रिलेशन में आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जो मैंने अभी इरेज किया है ये हर केस के लिए है बेटा। ठीक है, हम किसी एक केस की बात नहीं कर रहे, हर एक केस की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या है बेटा? आ रिलेशन कैपिटल R is defined इंटीजर। किसमें डिफाइंड है बेटा? इंटीजर में है। सच दैट एक रिलेशन आपको दे रखा है a कॉमा b, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। आपको ये बताना है ये जो रिलेशन लिखा है वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। जरा ध्यान देना, ये रिलेशन आपको क्या बताना है बेटा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो आपको एक रिलेशन दे रखा है, ऐसा भी कहीं दिया हो
तो ध्यान कर लेना कि ये ए का बी के साथ रिलेशन है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, ए का बी के साथ रिलेशन है, तो आप कैसे भी देख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। बट आप ये चीज ध्यान देना कि ए जो है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो चलो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, अगर मैं नंबर से आपको दिखाऊं तो क्या समझिएगा, नंबर से मतलब कि हमने ये बोल दिया कि हमें इंटीजर में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो डिफाइंड हो रहा है वो इंटीजर टू इंटीजर है, मतलब यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर को डाल दिया। अब आंसर में अगर हम जाएं, अगर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव देखना है बेटा, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं a माइनस बी के ऐसे टर्म लेने हैं जो डिविजिबल हो किससे, 5 से, बस ये देखना है हमें। तो ठीक है, देख लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं कोई भी, मान लो इंटीजर में तो 1,1 भी आता है, तो बोलोगे हाँ, इसको यहां पे रख दिया तो क्या आया बेटा, 0 आया। 0 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से या नहीं होगा, क्या लिखा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, तो होगा। 2 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 3 होगा, 4 माइनस 4 होगा, ये सारे 0 आने वाले हैं। या कोई बोले यार ऐसे क्यों चेक कर रहा हूं, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ऐसे ही कर लो, ऐसे भी हो सकता है, देखना सुनना जाओ। सबसे पहले हम आएंगे रिफ्लेक्सिव के केस में बेटा, ये हो गया फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो कोई बोल दे कि अगर ये a के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये तो 0 आएगा, तो ये अगर इसके लिए सेटिस्फाई है तो पूरे टर्म के लिए सेटिस्फाई होगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। आपने क्या किया, a रखा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जो है वो 5 से डिविजिबल तो होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। या फिर आप ऐसे ले लो कि पहला रिलेशन क्या होगा, 1,1, क्योंकि वो भी इंटीजर है, तो 1,1 क्या होगा, अगर a की जगह 1 रखते हो, b की जगह 1 रखते हो तो मिलेगा 0, और 0 जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। फिर कोई बोले 2,2, 3,3, 4,4, ऐसे चलते चलते बहुत सारे टर्म इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि a बिलोंग्स टू रिलेशन, और जितने भी a हैं वो किसके अंदर आने चाहिए, वो किसके अंदर आने चाहिए, कैपिटल A के अंदर आने चाहिए। तो अगर आप चाहो, इतना नहीं लिखना चाहो तो भी आप ये लिख सकते हो कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जितने भी टर्म होंगे वो सारे ही आपके क्या होने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके इंटीजर देंगे जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब कोई ये बोले कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप सोच के देखो, अगर कोई बोले कि यार 1,1 ही क्यों ले, हम तो ये लेना चाहते हैं 10 माइनस 5, तो भी क्या देगा आपको, 5 देगा। तो अब देखो क्या हो गया, जैसे इसके अंदर अगर आप लिखना चाहो, जैसे सपोज करो मैं अगर इसको चेक करना करके आपको बताऊं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है, तो एक चीज मैं और लिखता हूं बेटा, यहाँ पे सपोज करो 5,5 लिखा, ठीक है। फिर आगे गए, हमने 10,5 भी ले लिया और यहां तक पहुंच गए, बस इतना सफिशिएंट समझ जाओगे आप। कोई बोले रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव में बोलते हैं कि यार इनके पेयर आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आइडेंटिटी ये गलत, यहाँ पे ये बोलता है आइडेंटिटी कि भाई अपना रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ना यार, अगर मैं a की जगह 10 रख दूं, -5 करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, और ये 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे तो गणित फेल हो जाएगी ना। 10 का जो रिलेशन है वो 5 से आएगा, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ही कि जहां पे आपको 10,10 मिल जाए, क्योंकि 10,10 के केस में भी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव बताएगा, क्योंकि ये भी इस कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो आप इस पूरे रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव बोलोगे, आइडेंटिटी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि एक क्या दूसरे के साथ भी रिलेशन हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को समझिएगा कि आपको मोस्टली क्या होता है, नंबर से आपको दिखाना है, नंबर से आपने दिखा दिया, इसमें ये दिखा दिया कि ये 1,1, 2,2, 3,3 सारे नंबर्स आ रहे हैं, और उसके अंदर 10,5 भी आएगा। अगर इंटीजर यहाँ रखते हो 10,5 तो आपको 5 मिलेगा, 5 से डिविजिबल होता है, तो फिर ये 10,10 भी आएगा और 10,5 भी आएगा, तो फिर आइडेंटिटी फेल हो जाएगी। ये जो रिलेशन होगा वो सिर्फ आपका काम करेगा बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का।
ठीक है, और क्वेश्चंस लेंगे पूरे कंप्लीट करने के बाद, इसके आगे क्वेश्चंस हम लेंगे, बट अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सिमेट्रिक देखते हैं क्या बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन में भी आपको ये चीज ध्यान देनी है कि सिमेट्रिक का मतलब सेम चीज है कि a के टर्म्स की ही बात होगी, इसके अलावा और किसी टर्म्स की बात नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन लिखने वाले बेटा वो लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर भी वही लिखेंगे क्या, a relation capital R is defined A if A comma B belongs to relation and B comma A also belongs to relation। ध्यान रखिएगा, अगर A comma B उस रिलेशन के अंदर है तो B कॉमा A भी क्या होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है बेटा तो इस केस को हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको लेके बताता हूं एक नंबर से, जरा ध्यान देना, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मान लो एक रिलेशन लिया, कोई रिलेशन है 1,3, कोई रिलेशन है 2,4, कोई रिलेशन है 3,6 और फिर एक रिलेशन आया 4,2। ध्यान देना, अब ऐसे ही नॉर्मल रिलेशन लिख लिया और इस रिलेशन में अगर जाओ तो 1,3 अगर है तो 3,1 भी आना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हम अगर रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक की बात करेंगे सॉरी, तो हमें ये कंडीशन ध्यान देनी है। तो आप देखो, अगर मैं बोलूं कि 2,4 इस रिलेशन के अंदर है तो 4,2 भी होना चाहिए, तो 4,2 भी दिख रहा है मुझे, तो 4,2 भी अगर इस रिलेशन के अंदर आता है तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं कि A कॉमा B कॉमा A, नंबर के हिसाब से भी देखो तो 2,4 4,2, अगर ये इसके अंदर आ रहे हैं तो होगा। एक और ऐसे नंबर के हिसाब से ले लेते हैं बेटा, ये R1 है R2, क्वेश्चन कराता हूं आपको, 3 5 फिर 6 7 3 8 5 3 और 10 5। जरा देखो, तो आपको ये देखना है कि अगर मैंने यहाँ 3,5 लिखा तो 5,3 है क्या, तो बोलोगे हाँ है। 6,7 नहीं, 3,8 नहीं, 10,5 नहीं है। तो अगर 8 भी आपको दिख रहा है, मतलब 3,5 अगर रिलेशन के अंदर है और 5,3 भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो ये कंडीशन को तो फॉलो ही कर रहा है ना, B, A बिलोंग्स टू रिलेशन, बराबर है। तो ये जो कंडीशन आएगी बेटा इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है बेटा, ये चीज याद रखते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं सिमेट्रिक के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बाहर से लिया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है L is set of lines, ठीक है, in plane, ठीक, प्लेन बोल सकते हो या फिर नॉर्मल कोई भी लाइन ले सकते हो, एंड L1 and L2, L1 is parallel to L2, ऐसा बोला गया है, L1 is parallel to L2, R is the relation, डिफाइंड करना, रिलेशन डिफाइंड लाइन L, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐसे ही
क्वेश्चन लिख दिया है, और ये क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इतना भारी भरकम क्वेश्चन लिखा हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि L1 जो है, L1 एंड L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन डिफाइन करना, R इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन L। L में आपको क्या करना है, एक रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इम्प्लाई दैट कर लो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सपोज करो मेरे पास कोई एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही देख के मैं बता रहा हूँ आपको। तो L1 और L2 अगर हमारे पास दो लाइंस हैं बेटा, अगर L1 L2 के पैरेलल है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो L2 है वो भी क्या होगा, L1 के पैरेलल होगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, चाहे वो L1 L2 के पैरेलल हो या फिर L2 L1 के पैरेलल हो, इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में तो यही होगा कि अगर आप इसका रिलेशन लिख रहे हो, अगर आप इसका रिलेशन लिख रहे हो तो कैसा होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि L2 L1 के पैरेलल भी होगा। तो एक रिलेशन आपको ये बोला गया है और ये बताना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो आप अगर ये बोल दो कि L1 अगर L2 के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन की, इसमें आप अगर इसको नहीं समझ में आया तो आप ये सोच लो कि हमारे पास ऐसे दो लाइनें दे रखी हैं L1 और L2, उनका हमें रिलेशन निकालना है पैरेलल के केसेस में। ऐसा समझो, इतने बड़े भारी भरकम हो सकता है ऊपर नीचे कुछ लिखा हो, बट आप ये ध्यान रखो कि हमें एक दो लाइनें दे रखी हैं, उन दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनका हमें रिलेशन निकालना है और ये बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक है। तो हम जाहिर सी बात ये बोल सकते हैं कि अगर L1 L2 के साथ रिलेशन है तो जाहिर सी बात है L2 L1 का भी रिलेशन होगा। और अगर हम सिमेट्रिक की बात करें बेटा तो हमारी बात यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, तो A कॉमा B कॉमा ये दोनों केस इसके अंदर आ रहा है। तो अगर ये दोनों केस आ रहा है बेटा तो ये जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन हम बोल सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। एक और इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल बन सकता है आपका। मान लो मैं पूरी लाइन तो नहीं लिख रहा हूं, अगर बोला जाए कि L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, a relation R is defined, मतलब लाइन के रिस्पेक्ट में आपको एक रिलेशन देगा। अगर इसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखो तो L इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोल दो स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, एंड L1 एंड L2 implies that L1 is perpendicular on L2, R is a relation defined on L। तो ये पूरा क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया बेटा कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको ये एग्जांपल के फॉर्म में दिए होंगे क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि अगर L1 को, अगर हमने कोई L1 ले लिया और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन बोला है तो ऐसा बोल सकते हैं, एक ये L1 है और एक ये L2 है। तो आप इतने ज्ञानी तो हो ही कि अगर L1 जो है अगर परपेंडिकुलर है L2 पे तो जाहिर सी बात है कि L2 भी जो होगा वो L1 पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यही तो केस बनने वाला है। अगर ये दोनों केस बन रहे हैं तो अपने पास ये कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, तो हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छे से हो रही है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। आई होप कि सफिशिएंट है इतना। क्वेश्चंस में और समझाता हूं आपको, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप अब इसमें जो आपने देखा वो परपेंडिकुलर लाइंस का देखा, ठीक। चलिए अब 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और आप जाहिर सी बात है कि इसको कर सकते हैं और उनके डाउट्स भी, आप कोई वैसा कुछ है नहीं कि जिसमें डाउट क्रिएट हो, अगर क्रिएट होता है तो आप मेरे से बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड केस आपका आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा, चलो देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो सबसे पहले आपकी वही डेफिनेशन पुरानी क्या है बेटा, a relation capital R is defined A if, क्या if, यहां पर लिखता हूं A, B
and B comma A belongs to relation implies that A comma C also belongs to relation. ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, A comma B, B comma A belongs to relation, और अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो अगर ट्रांजिटिव होना है तो A कॉमा C भी सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा बेटा, यहाँ पे अपना आना चाहिए A कॉमा B, B कॉमा C, सॉरी A कॉमा B, B कॉमा C, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, A और C भी इसके अंदर आना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ रही है बेटा, अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ रही है तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है बेटा, A कॉमा B, B कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये सब कुछ है तो A कॉमा C भी इसके अंदर आना चाहिए। तो एज ए एग्जांपल अगर हम देखें बेटा, एज ए एग्जांपल अगर हम इस चीज को देखें तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमें ये मिलेगा कि एक नंबर से मैं देखता हूं कि R मान लो ऐसा कहीं लिखा है 1,3 4,5 3,6 एंड 1,6 5,8। आपसे बोल दिया इसने, ऐसे ले लिया फर्जी का, ठीक है, आपसे इसमें बोल दिया कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहले हम फिक्स करते हैं, मान इसको फिक्स किया, इसको फिक्स किया और इसको फिक्स किया। कैसे फिक्स किया देखो जरा, हमें कंडीशन क्या चाहिए बेटा, A कॉमा B, B कॉमा C belongs to relation implies that A कॉमा C also belongs to relation। अगर सपोज करो A की वैल्यू 1,3 लिया तो अगला क्या आना चाहिए, 3 कॉमा कोई नया टर्म, तो 3 कॉमा कोई नया टर्म क्या आ गया 6 जो इस रिलेशन के अंदर है। तो अगला क्या आना चाहिए बेटा, ये A और ये वाला जो C है वो आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। तो हमने लिखा 1,3, फिर क्या है बेटा 3,6, तो अगला क्या आना चाहिए 1,6 आना चाहिए। तो देखो जरा ये है, ये है, अगर ये A कॉमा B है तो ये क्या है B कॉमा C है, तो ये क्या होगा बेटा A कॉमा C। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ वैसा ही है, अगर हमसे कोई लिखा है कि आ रिलेशन कैपिटल R इज डिफाइंड नेचुरल नंबर, ठीक है, किसमें डिफाइंड है बेटा, नेचुरल नंबर में। तो क्या लिखा मैंने, A कॉमा B, A माइनस B इज इक्वल टू इवन नंबर। हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे और किसी की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि जो ये मैपिंग दिखा रहा है वो n है, मतलब डिफाइंड किस पे हो रहा है, नेचुरल नंबर पे। और वो नेचुरल नंबर क्या देना चाहिए बेटा, उन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करो तो इवन नंबर आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ उसको चाहिए नहीं। तो चलो देखते हैं, ऐसे रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बोले कि A की जगह मैंने 2 रख दिया, कोई बोले यार बड़ा छोटा ले लो, देखो नेगेटिव भी इवन नंबर में आएगा, बट अगर आपको समस्या है तो मैंने लिखा 2 4,2, A की जगह 4 रखा, B की जगह 2 रखा, दोनों को माइनस किया, मुझे मिला 2, वो 2 क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक, फिर पहला केस क्या है बेटा, A कॉमा B, ये A हो गया, ये B हो गया, तो अगला क्या बनाना होना चाहिए, B कॉमा C। क्या बनना चाहिए बेटा, B कॉमा C। तो अगर कोई बोले कि 2,8 ले लो, क्या ले लो, 2,8, तो A की जगह 2 रखा, B की जगह क्या रखा बेटा, B की जगह रखा 8, तो 2 माइनस 8 कितना देगा, -6। क्या वो इवन होगा, ये तो आपको पता होगा। अगर वो इवन है तो उस केस में, या अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे माइनस इवन नहीं आता, वैसे तो होगा, अगर आपको लगे तो आप अपनी तरफ से ऐसे चेक कर लो, ये 6 कर लो, चलो 4,6, 4 माइनस 6 क्या देगा, तब भी ये माइनस देगा, या 4,2 लो तब भी ये क्या देगा, माइनस,
ये प्लस देगा बट आगे वाला माइनस देगा। तो अगर आप कहीं पे भी जाओ, इसको अगर आप लिखते हो तो ये इवन नंबर में ही काउंट होगा। फिर अगर a b आ गया बेटा, फिर b c आ गया, तो अगला क्या चाहिए हमें, a c चाहिए। अब देखो जरा, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे बट फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, 4, 2 माइनस किया तो 2 आ गया, वो इवन नंबर होगा। फिर आपने क्या किया, 2, 8 एक नया नंबर लिया जिससे आया -6, वो भी एक इवन नंबर होगा। तो अब अगर हमें ट्रांजिटिव करना है तो ये और ये नंबर भी क्या देना चाहिए, इवन नंबर देना चाहिए, तो वो भी तो दे ही रहा है। तो अगर ये तीनों केस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये a, b है, ये b, c है, तो ये क्या आ रहा है बेटा, a, c आ रहा है। और ऐसी अगर कंडीशन है तो इस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक लास्ट आता है बेटा, इसमें कुछ हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होना है तो जो ऊपर के तीनों केस हैं वो फॉलो होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, उनको भी लगे आप। फोर्थ केस में अगर हम पहुंचते हैं बेटा, तो फोर्थ केस क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वही सेम चीज है बेटा इसके साथ भी। ये रिलेशन भी कैसे डिफाइंड होगा, a relation capital R is defined A, ठीक है। अब इसको इक्विवेलेंस होना है बेटा, तो ऐसा भी बोल देते हैं, all above condition are satisfied। मतलब all above का मतलब क्या होगा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, if वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, और बेटा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है जो भी रिलेशन, वो रिलेशन आपका होता है, ये पूरा ही अगर फॉलो करता है तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक टॉपिक था जिसको हमने कवर किया, इसके क्वेश्चंस